प्रिय मित्रों, आइए आज हम थोड़ा इस बात पर विचार करते हैं जो आपके सामने अभी इस तथाकथित महामारी में बात सामने आई। और वो बात यह है कि जैसे ही डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगाया गया मार्च के महीने में, जब लॉकडाउन लगाया गया, तो साथ में ही ये कह दिया गया कि आप आयुष मंत्रालय, जिसके अंतर्गत आपके पास होम्योपैथी और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स हैं, ये कोई भी ट्रीट नहीं कर पाएगा कोविड के पेशेंट्स को। ओनली एंड ओनली एलोपैथिक ट्रीटमेंट कैन फंक्शन। आपको याद होगा, सिर्फ कोविड के कुछ गिने चुने हॉस्पिटल बना दिए गए और आपको उन्हीं हॉस्पिटल्स में अगर आपको कोविड है तो वहां इलाज होगा, और किसी भी दूसरे प्रैक्टिशनर को ये इलाज नहीं करने दिया गया। यहां तक की स्थिति है कि आंध्र प्रदेश में एक जगह एक डॉक्टर ने नेचुरोपैथी से बहुत लोगों को ट्रीट किया, और उसके बारे में जब पता लगा कि वो ट्रीट कर रहा है कोविड के पेशेंट्स को, हजारों पेशेंट उसने ट्रीट किए, तो पुलिस उसको अरेस्ट करने आई। स्थिति यहां तक आई कि गांव वाले पुलिस के बीच में, प्रशासन और मतलब पुलिस के अगेंस्ट खड़े हो गए कि हमको इस डॉक्टर ने बचाया, आप इसको अरेस्ट कैसे कर सकते हो। मतलब इस हद दर्जे का। इसी तरह एक और दक्षिण भारत में ही एक ने केस किया, हम आयुर्वेद के लोग हैं, हम ट्रीटमेंट इसका करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर न्यायालय ने 5 लाख रुपए का जुर्माना रख दिया कि आपकी हिम्मत कैसे हुई आपने इस केस को कि हम कोविड के लोगों को खुद ट्रीट करें किसी और मेडिकल टर्मिनोलॉजी से सिवाय एलोपैथी के। ऐसा क्यों हुआ कि समय आने के साथ एलोपैथी की इतनी तगड़ी पकड़ रही और एलोपैथिक ट्रीटमेंट ही आपको इस्तेमाल करना है। थोड़ा सा इतिहास पे जाने की जरूरत है, जिसको मैं आपसे थोड़ा शेयर करूंगा। और मैं जितनी बातें बोल रहा हूं अब आपके बीच में, ये सारी बातें आज पब्लिक डोमेन में यानी इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप उनको देख सकते हैं। मैंने उन्हीं को कंपाइल करके आपको बता रहा हूं। हुआ ये कि 1904 में एक अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन जन्म लेती है। उससे पहले अगर आप भारत में देखें तो हमारे पास आयुर्वेद है, नेचुरोपैथी है, यूनानी है, सिद्ध है, एलोपैथी है। इस तरह हमारे पास कई ट्रीटमेंट के मेथड्स हैं। लेकिन इतने के बाद भी अमेरिका में आयुर्वेद को छोड़ दीजिए, सिद्ध को छोड़ दीजिए और यूनानी को छोड़ दीजिए, इसके अतिरिक्त उसके अंदर वहां पर होम्योपैथी, ऑस्टियोपैथी, इक्लेप्टिकल फिजियोमेडिसिन, कायरोप्रैटिक, ऐसी करते हुए 8 मेडिकल की विधाएं यूएसए में उस समय चलती थी। तो 1904 में अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का जन्म होता है, और वो कहते हैं कि हम उस समय 155 मेडिकल स्कूल्स अमेरिका में थे। तो एक संस्था बनाई गई अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, और वो इस बात पर रिसर्च करने लगी कि हमारे यहां पर मेडिकल एजुकेशन यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि 7-8 पद्धतियां चल रही थी। कोई किसी से इलाज कराता था और कोई किसी से इलाज कराता था। इसमें एलोपैथी और ऑस्टियोपैथी, ये दो ऐसी पद्धतियां थी जो एलोपैथिक मेडिसिन को यूज करती थी। इक्लिप्टिकल में तो बॉटनिकल चीजों को यूज किया जाता था, फिजियो मेडिसिन में आपके शरीर को ही काम करवाया जाता था। इस प्रकार से ये कुछ एक विधाएं चलती थी मेडिकल की। अब 1904 में इसके ऊपर एक मेडिकल एसोसिएशन बैठी और वो उन्होंने कहा कि हमको इसको एक यूनिफॉर्म पैटर्न देना है, और उन्होंने कमेटी में एक व्यक्ति का चयन किया जिसका नाम था अब्राहम फ्लेक्सनर, और उस रिपोर्ट का नाम है फ्लेक्सनर रिपोर्ट। 1910 में उस आदमी ने एक रिपोर्ट दी जिसके अनुसार कि हमको मेडिकल एजुकेशन को वहां पर स्टैंडर्डाइज करना है। ये एक मेथड था। अब हैरानी की बात आपको जो मैं बताऊं कि जो मेडिकल बोर्ड जो ये बना था, मेडिकल एसोसिएशन, इन्होंने जो काम दिया था अब्राहम फ्लेक्सनर को, वो न तो डॉक्टर था, न ही बायोलॉजिकल साइंस का व्यक्ति था, न तो डॉक्टर था,
न ही बायोलॉजिकल साइंस का व्यक्ति था और न ही किसी भी प्रकार का साइंस का व्यक्ति था। मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इसने कुछ नहीं पढ़ी थी और वो बेसिकली एक आर्ट्स ग्रेजुएट था। ही वॉज बीए इन आर्ट्स। तो बीए इन आर्ट्स को आप एक जिम्मेदारी देते हैं कि आप इस कंट्री की मेडिकल एजुकेशन को स्टैंडर्डाइज करने पर काम करेंगे। ये एक बीए ग्रेजुएट को काम दिया, उसका नाम था अब्राहम फ्लेक्सर। थोड़ा सा अब इसको और याद रखें क्योंकि रिसर्चेस उस समय फंड हुआ करती थी और आज भी फंड होती हैं। इसको फंड किसने किया? इसको फंड किया रॉकरफेलर फाउंडेशन है। जो रॉकरफेलर फाउंडेशन वही फाउंडेशन है जिसका आज की तारीख में विश्व के सभी तेल के कुओं पर कब्जा है और जो इस समय आपके बार बार नाम आएगा, डब्ल्यूएचओ को भी वो फंड करते हैं। और उन्होंने ही 1893 में जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में मेडिकल साइंसेस का शुरुआत की थी। आपको याद होगा जितने दिनों कोरोना आता रहा, जो भी खबरें आती रही कि कब कब कोरोना कितना आएगा, कितने केस आएगा, भविष्य की जो प्रेडिक्शन आती रही, वो सबसे अधिक प्रेडिक्शंस आपके पास जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की आई है। और इस जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी को रॉकरफेलर फाउंडेशन पैसा देता है और इसी को बिल्स एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन का भी बड़ा पैसा मिलता है। तो ये जो कोविड कब कब कितना आएगा, मैथमेटिकल मॉडल जो दिए जाते थे उस बेसिस पर दिए जाते थे। खैर, हम अपनी पुरानी बात पर आते हैं कि उन्होंने 1910 में एक रिपोर्ट बनाई और उस रिपोर्ट के बाद जो स्थिति हुई आप उसको समझने की कोशिश करें कि उस समय अमेरिका में 155 मेडिकल कॉलेज थे, 155। और इन्होंने जब रिपोर्ट को स्टैंडर्डाइज किया कि आपको एक पर्टिकुलर मेडिसिन बनानी है, पर्टिकुलर मेडिकल एजुकेशन चलनी है, तो उसके बाद 155 मेडिकल कॉलेजेस में से ओनली 31 मेडिकल कॉलेज लीगलाइज रह गए। बाकी सारे मेडिकल कॉलेज जो दूसरे सिस्टम्स को चलाते थे उनको इन्होंने इलीगल घोषित किया। यहीं पर आपको यह भी याद कराना जरूरी समझता हूं कि 1860 के बाद भारत में जो हमारी गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम था उसको इलीगल घोषित करके ये अंग्रेजी एजुकेशन सिस्टम जो लॉर्ड मैकॉले वाला था वो यहां लागू किया। उसके पीछे भी एक ही तरीका था कि गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम को इलीगल कर दिया। लोग अपने बच्चों को गुरुकुल में नहीं भेजते थे, उनको मजबूरी में लॉर्ड मैकॉले के सिस्टम में भेजना पड़ा, जो आज तक लागू है, आजाद भारत होने के बाद भी लागू है। लेकिन अब हम बात करते हैं दोबारा पुरानी बात पर कि मेडिकल एजुकेशन को उन्होंने कैसे किया। इसके बाद हालत यह हुई कि 1910 की रिपोर्ट थी। 1920 आते आते 85 मेडिकल कॉलेज जिंदा रहे 155 में से, और धीरे धीरे 1935 तक आते आते 66 मेडिकल कॉलेज उस समय रहे। मतलब, और बाद में करते करते ओनली 31 मेडिकल कॉलेज, मैंने आपको बताया 31 ऑलरेडी एलोपैथिक प्रैक्टिस करते थे। तो दूसरे मेडिकल जो स्कूल्स थे उनको उस जमाने में यहाँ मेडिकल कॉलेज बोलते हैं, वहां पर आप भी इंजीनियरिंग के स्कूल्स बोलते हैं, स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग ऐसे बोलते हैं। तो 31 मेडिकल कॉलेज पहले चलते थे, धीरे धीरे करके आज की तारीख में तो मैं जानता नहीं कितने हैं, लेकिन लगभग मेडिकल कॉलेज 31 की लिमिट में लाकर छोड़ दिया इस फ्लेक्सनर रिपोर्ट ने। मतलब आपने क्या किया, आपने एलोपैथिक कहा कि ये हमारी स्टैंडर्ड मेथड होगा। ध्यान रहे, इसको बनाने वाले, इस रिपोर्ट को बनाने वाले रॉबर्ट फ्लेक्सनर, अब्राहम फ्लेक्सनर थे, और वो एक आर्ट ग्रेजुएट था, और उसको पैसा देने वाला आदमी था रॉकरफेलर फाउंडेशन। ये रॉकरफेलर फाउंडेशन वही है जिनका तेल के कुओं पे कब्जा है और वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से ही मेडिसिन बनाते हैं। आज पूरी फार्मा ग्रुप के ऊपर रॉकरफेलर का ही कब्जा है, ये भी आप जान लीजिए। तो वही दवाई बनाने वाले, वही ये बताने वाले क्या पढ़ाना है, और वही इन्होंने, यही वो है जो आज डब्ल्यूएचओ को भी फंड करते हैं और बताते हैं। इसलिए डब्ल्यूएचओ के अंदर जितनी भी आपकी गाइडलाइंस निकलती है उनमें इनडायरेक्टली आप महसूस कर सकते हैं कि ये इस तरह उसको मैनिपुलेट करते हैं। अगर आपको आज की तारीख में कोविड में इन्होंने किस किस तरह कैसे कैसे चीजें मैनिपुलेट करी हैं, अगर आपको इसकी जानकारी लेनी हो तो आपके पास आजकल अभी तक ग्रैंड जूरी बैठी हुई है पूरे विश्व में। आप grand-jury.net खोल सकते हैं और उसके ऊपर हर सैटरडे संडे आपके पास जो पुराने समय के जो सारे, मतलब ब्रिटिश समय से लेकर के आज तक के जो लोग हैं, मतलब ब्रिटिश
डिपार्टमेंट के लोग जो हैं उन्होंने भी आकर ये बताया है कि कोविड को किस तरह प्लान और प्लांट किया गया। जो सबसे ज्यादा हैरानी की बात है, आरटीपीसीआर टेस्ट जिसके बेसिस के ऊपर आप व्यक्ति को कोविड का पेशेंट बताते हैं, उसके लिए उसको बनाने वाले कार्ल मुलिस ने भी लिखा हुआ है कि ये टेस्ट आप किसी भी डायग्नोसिस के लिए यूज नहीं कर सकते, सिर्फ रिसर्च पर्पस के लिए है। जो आपकी जानकारी के मेडिकल डॉक्टर हैं जो इस आरटीपीसीआर टेस्ट को करते हैं, उनसे आप पता कर लीजिएगा। मेरे पास फोटोग्राफ भी है कि जो आज की तारीख में भी आरटीपीसीआर टेस्ट की किट आती है उसके ऊपर लिखा था इट इज मेंट फॉर रिसर्च पर्पस, नॉट ए डायग्नोस्टिक टूल। इस तरह उसको मैनिपुलेट कर दिया गया। तो ये सारी बातें जिस तरह सामने आई हैं, ये आप समझिए कि रॉबर्ट फ्लेक्सनर रिपोर्ट में। इसी के साथ आपको कोरोना से जुड़ी एक बात आपको और याद करा दूं कि 2009 में जब स्वाइन फ्लू आता है, उस समय डब्ल्यूएचओ ने पैंडेमिक की डेफिनेशन को बदला है। 2009 से पहले हमारे पैंडेमिक की डेफिनेशन हुआ करती थी कि इस बीमारी से इतने लोग मर गए। जब किसी लोकलाइज्ड एरिया में बीमारी फैल जाती थी, लोग मरते थे, उसको पैंडेमिक कहा जाता था। एपिडेमिक, पैंडेमिक, यही दोनों नाम दिए थे। अब 2009 में इन्होंने एक बदलाव किया और इन्होंने कहा कि इन्फेक्शन होने को हम लोग पैंडेमिक बोलेंगे। इसीलिए आप ध्यान दीजिए, तब से आपके पास कभी भी टीवी में, अखबारों में यह समाचार नहीं आता कि इतने इस कोविड के रोगी हैं। ये कहा जाता है कोविड के केस आए, बिकॉज दैट इज मीन्स कोविड के केस का मतलब होता है कि इसने आप पे टेस्ट कर दिया और इन्होंने आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक चीज चेक करी कि ये कितना फैला है, कितना घातक है। ये मुद्दा हटा दिया गया है 2009 के बाद। इस चीज को भी आप 2009 में डब्ल्यूएचओ की फाइंडिंग पढ़ सकते हैं, जिसमें बहुत डॉक्टर्स ने इसको ऑब्जेक्ट भी किया था, लेकिन क्योंकि फिर वही बात है, पैसा बोलता है, पैसा देने वाली एजेंसीज ने डब्ल्यूएचओ को बोला और जो डब्ल्यूएचओ के अधीन देश हैं उनको ये मानना पड़ा। डब्ल्यूएचओ के अधीन कौन से देश हैं? ये सारे वही देश हैं जिनसे वर्ल्ड बैंक लोन लेता है। और ये वर्ल्ड बैंक, ये सब सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस होती हैं। ये आईएमएफ हो गया, डब्ल्यूएचओ हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, ये सब मिले जुले हैं। एक की कंडीशनलिटीज के लिए दूसरे को सुनना पड़ता है। तो भारत सरकार भी, आपको पता है, इस समय भारत सरकार का जो लोन है वो हमारे पास 8-9 लाख करोड़ रुपए का पर ईयर लोन है, जबकि हमारे पास कुल हमारा बजट 30 लाख करोड़ की है। तो 25-30% आपका जब लोन होगा तो जो आपको लोन देगा वो आपको अपने कागज साइन कराएगा और आपसे सारे काम आपको वही करने हैं। तो आप सरकारों की मजबूरियां भी समझे, लेकिन हाँ, जनता को इस बात को समझाने का मेरा एक विचार था। मैंने एक बात कही आपसे, अगर ये बात ठीक लगे तो आप लोगों को बता सकते हैं। हाँ, जो लोग चाहें इस पर रिसर्च अवश्य करें, आपको स्वयं पता लगेगा। धन्यवाद।